वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज की कहानी है एक ऐसी डोंकी की जो कि भविष्यवाणी को सच करने के लिए एक कपल की बहुत ज्यादा मदद करता है। इसी के साथ में उसे खुद आजाद भी होना था, जिसके लिए उसने मेहनत भी की थी। तो क्या वो डोंकी उस भविष्यवाणी को सच कर पाएगा? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही एक राजकुमार और एक डोंकी की कहानी देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मैरी नाम की लेडी दिखाई जाती है जो की रात में डिनर प्रिपेयर कर रही थी और इसी के साथ में भगवान से प्रे करती है। उसे पता चलता है कि एक छोटा सा चूहा उसके खाने को चुरा रहा था। मैरी उसे भगाने की बजाय उस पर दया करती है और उसे खाने का एक छोटा सा टुकड़ा दे देती है। उसी समय वहाँ बहुत सारी रोशनी निकलती है और उसमें से एक आवाज भी आती है। वो आवाज भविष्यवाणी की आवाज थी जो कि मैरी को बताती है कि जल्दी उनके घर पे एक बच्चा होने वाला है। मैरी को ये भी पता चलता है कि ये जो बच्चा होगा वो आने वाले टाइम का किंग बन जाएगा। भविष्यवाणी की वो आवाज मैरी को कहती है कि उस बच्चे का ध्यान जरूर रखना। मैरी इस बात को सुन के बहुत खुश थी कि अगले वारिस के लिए कुदरत ने मैरी को चुना है। जिसके बाद वो रोशनी वहाँ से निकल जाती है और सीधा आसमान में जाके एक स्टार में बदल जाती है। इतनी तेज रोशनी को आते हुए हर एक जानवर देख रहा था। वो रेड जो घर में था वो भी उसे देखता है। वो रेड सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है इस बात को बताने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बो नाम के डोंकी के ऊपर। वो अपने फादर के साथ में चक्की चलाता था। उसे भी ये तेज रोशनी दिखाई देती है जहाँ पे उसे लगता है कि शायद यही वो रोशनी है जिससे उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उसके डैड बताते हैं कि तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद अगले सुबह हम एक डव को देखते हैं जिसका नाम डेव था। वो बो को बताता है कि आज यहाँ पे शाही सवारी निकलने वाली है। वो इस चीज को लेके बड़ा एक्साइटेड था और वो अपने डैड को कहता है कि उस स्टार ने तो उसकी किस्मत बदल दी है। उसके डैड बताते हैं कि ऐसा हम लोगों के साथ होना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो बताता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब शाही सवारी के सबसे आगे मैं चलूंगा। उसी समय उसे बेल की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि शाही सवारी उसके दरवाजों के बाहर खड़ी है। सामने उसके जो वेपन पड़े थे उसे लगता है कि शायद इससे वो अपनी रस्सी काट लेगा और यहाँ से भाग जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इतनी आवाजों से वहाँ पे चक्की का ओनर पहुँच जाता है जो कि बो के शैतानी को देख के उसे वहाँ पे लोहे की चेन से बांध देता है। वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि कैसे शाही सवारी उसके बिना ही यहाँ से जा रही है। तब वो जोर से कहता है कि तुम देखना, एक दिन मैं इन बेड़ियों से आजाद हो जाऊंगा। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है। वो बेचारा अभी भी उसी जगह पे काम कर रहा था। जिसके बाद उसके फादर को समझ में आता है कि जैसे जिंदगी उसकी कटी है वो वैसी जिंदगी अपने बेटे के लिए नहीं देख सकते। इसी के कारण वो बीमार होने का नाटक करते हैं। इस चक्कर के अंदर बो की चेन खुल जाती है और जैसे उसका मालिक अंदर आता है तो वो यहाँ से बाहर भाग जाता है। वो जिस स्पीड से भाग रहा था उस स्पीड के चक्कर में बो के एक पैर पे जोर से लग जाती है। जिस जगह पे वो आके रुकता है उसे वहाँ पे एक घर दिखाई देता है। असल के अंदर ये मैरी का घर था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। मैरी जोसेफ के साथ रहती थी और काफी टाइम से भविष्यवाणी के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। उसी समय जब वो आगे बढ़ती है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है। टेबल पे से क्लॉथ हटाने के बाद उसे बो दिखाई देता है जिसके पैर पे लगी हुई थी। अपने कपड़े से बनाई हुई पट्टी वो बो के पैर पे बांध देती है। बो ने तो पहली बार इतनी अच्छी इंसान देखी थी, इसी के कारण उसे वो बहुत अच्छी लगती है। जब यहाँ पे जोसेफ आता है तो उसे वो पसंद नहीं आता और वो उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी ऐसा करने से उसे मना करती है। जिसके बाद रात होने पे मैरी जोसेफ को सब कुछ बता देती है भविष्यवाणी के बारे में। जोसेफ को पहले कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस फैमिली को क्यों चुना गया है। लेकिन कुछ देर बाद में वो भी मैरी की बात मान जाता है। जिस समय वो मैरी के घर में बंधा हुआ था उसी समय वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे डेव आता और उसे बताता है कि तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम बाहर गए तो तुम फंस जाओगे। जैसे ही बो का पैर ठीक होगा तब वो यहाँ से भाग सकता है और शाही सवारी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी के साथ सीन यहाँ पे 3 बिजनेसमैन के ऊपर शिफ्ट होता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और ये अपने 3 कैमल्स पे आए थे। इन तीनों को भी भविष्यवाणी के बारे में पता चला था। इसी के कारण ये तीनों ही उस मैजिकल बेबी को ब्लेसिंग्स देने आए थे। सबसे पहले ये बिजनेसमैन सीधा कैसल पे ही पहुंचते हैं। कैसल में आने के बाद किंग को लगता है कि ये गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स तो उसके लिए है। जब ये तीनों ही बताते हैं कि ये गिफ्ट्स आपके लिए नहीं बल्कि आने वाले नए बच्चे के लिए हैं, तब किंग को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और तभी वो अपने एडवाइजर से कह के हंटर को बुलाता है। इस हंटर के पास में 2 बड़े बड़े से डॉग्स थे जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस थे। वो अपनी सारी फोर्स से इन तीनों बिजनेसमैन को अरेस्ट कराने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही में हंटर को ऑर्डर देता है कि वो बच्चा जहाँ पर भी है उसे ढूंढ निकालो और मार दो। जिसके बाद सीन उस चूहे के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो अपने सारे दोस्तों को भविष्यवाणी के बारे में बता रहा था। इसी समय उसे हंटर का डॉग पकड़ लेता है और कहता है कि बता तुझे आने वाले बच्चे के बारे में क्या पता है। चूहा बेचारा डर के मारे सब कुछ बता देता है। इसी के कारण हंटर अपने डॉग्स के साथ में उसी सिटी के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सीन बो के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इस घर के अंदर बड़ा एंजॉय कर रहा था। उसे पता चलता है कि जोसेफ उसे बग्गी से बांधने वाला है। जोसेफ और मैरी को सिटी के अंदर जाना था। इसी समय डेव आता है जो कि बो को बताता है कि अगर तू इनके साथ चला गया तो शाही सवारी तुझसे बहुत दूर हो जाएगी। इसी के कारण वो जोसेफ से बचने की बहुत कोशिश करता है। मैरी इन चीजों को देख के परेशान हो जाती है और पैदल ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हंटर भी इस सिटी में पहुंच चुका था जो कि पूछते पूछते मैरी और जोसेफ के घर तक पहुंच जाता है। वो दोनों डॉग्स मिलके बो को पकड़ लेते हैं और मैरी के बारे में पूछते हैं तो बो मैरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉग्स बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने बो के पैर पे बंधी हुई पट्टी को स्मेल कर लिया था। इससे वो मैरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बो को मैरी की टेंशन होने लगती है कि कहीं ये लोग उसे नुकसान न पहुंचाए। डेव
डेव उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो बात नहीं मानता और निकल जाता है। असल के अंदर ये सब कुछ इन डॉग्स का प्लान था। इन्हें नहीं पता था कि मैरी कहाँ पे गई है, लेकिन इन्हें ये जरूर पता था कि अगर इन्होंने बो को डरा दिया तो वो जरूर मैरी को ढूंढने के लिए जाएगा। डेव ने बो को एक शॉर्टकट बताया था, इसी के कारण वो शॉर्टकट का पीछा करते करते एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। नीचे उतरते उतरते उसे एक शीप मिलती है जिसका नाम रूथ था। रूथ बताती है कि कैसे उसे भी उस स्टार के बारे में अच्छी तरीके से पता है, इसी के कारण वो अपना पूरा झुंड छोड़ के आई है। वो कहती है कि उसे भी मैजिकल बेबी को देखना है, इसी के कारण वो अब बो की मदद करती है और ये दोनों ही कैसे तैसे करके नीचे उतर जाते हैं। जिसके बाद में बो अब रूथ को बताता है उस हंटर और उन डॉग्स के बारे में। रूथ कहती है कि मैं भी तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूंगी। डॉग्स के कारण हंटर भी उसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे मैरी और जोसेफ आगे बढ़ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है उन तीनों कैमल्स के ऊपर जो कि बिजनेसमैन के कैमल्स थे। वो तीनों ही चोरी छुपे किंग की बात सुन लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो किंग मैजिकल बेबी को मारने वाला है। जिसके बाद में किंग के पास में एक आइडिया आता है और वो तीनों बिजनेसमैन को छोड़ देता है और कहता है कि तुम अब उस छोटे बच्चे के पास में जा सकते हो। कैमल्स को समझ में आ गया था कि किंग असल के अंदर उस छोटे बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहा है, इसी के कारण वो इन तीनों बिजनेसमैन के थ्रू उस बच्चे तक पहुंच जाएगा। ये तीनों ही सोचते हैं कि हम उस नए बच्चे के पास में जाके उसे सब कुछ बता देंगे। जिसके बाद हम बो को देखते हैं जो कि मैरी तक पहुंच गया था। वो दोनों ही बो को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंचा। बो रूथ और डेव के साथ मिलके उन्हें उस हंटर के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों बो की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। बो को पता चलता है कि हंटर पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। इसी समय रूथ सामने वाले मेले के बारे में बताती है तो वो मैरी और जोसेफ को सामने वाले मेले की तरफ ले जाने के लिए खींचने लगता है। हंटर भी मेले तक पहुँच गया था। बो को लगता है कि उसके सामने जो आदमी है वो हंटर ही है, इसी के कारण वो हंटर की तरफ भागता है, लेकिन वो आदमी हंटर नहीं निकलता। लेकिन हंटर असल के अंदर मैरी को ढूंढ चुका था। वो मैरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने से पहले वो अपने डॉग्स को बांध देता है। बो को समझ में आ गया था कि अब उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसी के कारण वो जोसेफ की बग्गी को खोल देता है और वो बग्गी नीचे जाके मेले में बहुत सारी तबाही कर देती है। अच्छी बात ये होती है कि हंटर इसी चक्कर में कुएं में गिर जाता है। वो एक बार फिर से मैरी को खींचने लगता है ताकि वो उसे सेफ प्लेस पे लेके जा सके, लेकिन मैरी को पता चलता है कि ये सारी गड़बड़ बो के कारण हुई है। हंटर्स के डॉग भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों बंधे हुए थे। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। जोसेफ को रास्ते में बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सारी चीजें बो के कारण हुई थी, इसी के कारण अब वो बो को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। मैरी उसे गुस्सा नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन जोसेफ बात नहीं मानता। वो भी परेशान हो गया था, इसी के कारण वो भी डेव के साथ यहाँ से चला जाता है। रूथ उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो रूथ की भी बात नहीं मानता। इसी के साथ हमें पता चलता है कि हंटर अभी भी मरा नहीं था, बल्कि वो कुएं से बाहर आके अपने डॉग्स को छुड़ा के मैरी की तरफ जाने लगता है। हम एक तरफ देखते हैं जहाँ मैरी बो के जाने से बहुत ज्यादा परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ वो डेव के साथ में शाही सवारी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो उस तरफ जाने के लिए काफी तेजी से भागता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पैर से वो पट्टी खुल गई है और उसे ये भी समझ में आता है कि मैरी को उसकी जरूरत होगी। इसी के कारण वो डेव को कहता है कि अब आगे यहाँ से तुम अकेले जाओ, मुझे मैरी के पास जाना है। तब डेव कहता है कि ये सपना मैंने अकेले नहीं देखा था, अगर हम जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। और अब ये दोनों ही मैरी के पास जाने लगते हैं। आगे जाके हमें पता चलता है कि जोसेफ की बग्गी टूट गई थी और गुस्से के अंदर वो मैरी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। मैरी भी बेचारी नाराज होकर अकेले ही जाने लगती है। इस बात से जोसेफ को बहुत गिल्ट फील होता है। इसी समय बो लौट आता है जो कि जोसेफ को कहता है कि मैरी के पास जाओ। जोसेफ मैरी के सामने आके उसे माफी मांगता है और साथ चलने के लिए कहता है और अब वो मैरी को अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर अब ये सारे के सारे एक साथ घर की तरफ निकलते हैं। एक तरफ हंटर और एक तरफ वो तीनों बिजनेसमैन, ये सारे भी मैरी वाली सिटी के अंदर जाने के लिए निकल गए थे। इधर मैरी की फैमिली भी सिटी तक पहुंच गई थी, जो कि आराम करने के लिए एक होटल ढूंढने लगते हैं। इसी समय बो को उसका पुराना ओनर देख लेता है जो कि उसे पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है। डेव और रूथ उसे बचाने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ को भी कहीं रूम नहीं मिल रहा था। ऊपर से जब वो बो को ढूंढता है तो उसे बो भी नहीं मिलता। तीनों बिजनेसमैन जो कि नए बच्चे को ढूंढने के लिए आए थे, वो अपने कैमल्स को एक जगह बांध के उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पता चलता है कि बो के ओनर ने उसे पकड़ के एक बेड़े के अंदर बांध दिया था, जहाँ पे उसे कुछ और एनिमल्स भी मिलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज रोशनी आ रही है। ऊपर से आने वाली रोशनी इतनी तेज है कि वो पिछले 9 महीने से सोई तक नहीं है। बो को समझ में आता है कि वो भविष्यवाणी इसी जगह की हुई थी और वो बच्चा यहीं पे पैदा होगा। यही कारण था कि स्टार की रोशनी के कारण हर कोई यहीं पे पहुंच गया है। वो सारे जानवरों से मदद मांगता है और सारे जानवर उसकी मदद करते भी हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। मैरी को ढूंढने से पहले उसे वहाँ वो हंटर मिल जाता है जो कि मैरी के पीछे ही भाग रहा था। इसी के साथ आगे जाके उसे डेव और रूथ भी मिल जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें हंटर्स के डॉग से सामना करना पड़ेगा, जाके मदद लाओ। डेव जब मदद लेने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में बंधे हुए कैमल्स दिखाई देते हैं। रूथ जब अपने झुंड के पास में जाती है तो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और तभी इस समय भविष्यवाणी की आवाज आती है जो कि सारी भेड़ों को बताती है कि यहाँ पे एक मैजिकल बेबी होने वाला है। अब तो ये पूरा झुंड रूथ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जोसेफ को अभी तक भी कोई होटल नहीं मिला था, इसी के कारण वो मैरी को एक जगह पे बिठा देता है और कहता है कि मैं जल्द ही यहाँ पे कोई कमरा ढूंढ के आता हूँ। इसी समय यहाँ पे बो उन्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, जिसे पता चलता है कि हंटर भी आगे बढ़ रहा है। वो उनके पास पहुंचते ही उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। हंटर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वो कैसे तैसे करके मैरी को उसी बाड़े के अंदर ले आता है
जहाँ पे उसके सारे दोस्तों ने एक अच्छी सी जगह बना दी थी। जोसेफ मैरी को अच्छी सी जगह पे बिठा देता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को थैंक यू बोलता है, लेकिन बाहर आते ही उसे हंटर के डॉग्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब तो हंटर भी उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। वो उससे फाइट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हंटर के डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। हंटर मैरी के पास पहुंच पाता इससे पहले ही रूथ अपने झुंड के साथ में यहाँ पे पहुंच गई थी, जो कि हंटर को उससे बहुत दूर कर देती है। अब तक यहाँ पे डेव भी आ चुका था उन कैमल्स के साथ में, जिसके बाद वो कैमल्स हंटर और उसके डॉग को उठा के बहुत दूर ले जाते हैं। ये सब ऑलमोस्ट एक पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाले थे, लेकिन हंटर ने उस पहाड़ी को पकड़ रखा था। वो जब ये चीज देखता है तो उसे उन पे बहुत दया आ जाती है। इसी के कारण वो उन सबको बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी समय बेबी हो चुका था और हंटर उस बेबी की आवाज सुन के उसे मारने के लिए जाता है और खुद के वजन को कम करने के लिए वो डॉग्स को नीचे गिरा देता है। लेकिन बो ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो उन डॉग्स को बचाने के लिए नीचे की तरफ जाता है। अब हंटर ऊपर आने के लिए खुद की तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके चक्कर में वो पूरी पहाड़ी ही टूट जाती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। दूसरी तरफ वो कैसे तैसे करके उन डॉग्स को बचा लेता है और ऊपर आने से पहले कैमल्स भी उनकी मदद करते हैं। जब उन डॉग्स की चेन खोली जाती है तो उन डॉग्स को भी काफी ज्यादा गिल्ट होता है। अब सारे के सारे उस बेड़े के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पे वो छोटा सा मैजिकल बेबी था। यहाँ आसपास सारे लोग और सारे जानवर खड़े थे। वो दोनों डॉग्स काफी दूर खड़े थे। उन्हें ऐसा उदास देख के वो कहता है कि तुम भी बच्चे को देख सकते हो। इसी के साथ वो 3 बिजनेसमैन भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि अपनी 3 ब्लेसिंग्स और गिफ्ट लेके आए थे। सभी अपने होने वाले किंग को सर झुका के रेस्पेक्ट देते हैं। इसी के साथ में वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैरी उसे यहाँ से जाने के लिए रोक लेती है और कहती है कि आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।